नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र राजकीय इंटर कॉलेज देवरी खटीमा इकोनॉमिक्स स्टडी बैंक पर अपने सभी छात्र छात्राओं एवं व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। इससे पहले जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने सांख्यिकी की परिभाषाएं और अर्थ आपको स्पष्ट रूप से बताया और आपको ये भी बताया था कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय सांख्यिकी विज्ञान से होता है तथा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय समंको से है। तो बहुत सारी बातें उसमें हमने स्पष्ट कर दी। सबकी परिभाषा बताई थी, बाउले की परिभाषा बताई थी, किंग की परिभाषा बताई थी, सेलिंगमैन की परिभाषा आपको बताई गई थी। ठीक है ना? तो परिभाषा सांख्यिकी के अर्थ और परिभाषा के लिए आप जो हैं हमारा पहला वाला वीडियो देखिए और उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये जो हम टॉपिक आज लेके आए हैं, आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी के विभिन्न चरण अथवा कार्य, सीमाएं एवं महत्व। और यहां आप देख रहे होंगे प्रकरण हमारा लिखा हुआ है सांख्यिकी के कार्य, महत्व और सीमाएं। इधर ये कार्य सांख्यिकी के लिखे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। सबसे पहले है सांख्यिकी का यानी समंकों का एकत्रीकरण या संग्रह। दूसरा है समंकों का सारणीयन अथवा वर्गीकरण। तीसरा है आंकड़ों को प्रदर्शित करना अथवा आंकड़ों का प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जिसको हम कहते हैं। फिर है आंकड़ों की तुलना। ठीक है? इसके बाद पांचवा हमारा जो हेडिंग है वो है आंकड़ों का विश्लेषण अथवा निर्वचन। इसके बाद छठा हेडिंग है नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण। और उसके बाद है पूर्वानुमान अथवा भविष्यवाणी और आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। तो ये सांख्यिकी के एक तरीके से चरण हैं, कार्य हैं। इधर देखिए सांख्यिकी की सीमाएं लिख रखी है हमने। सांख्यिकी की सीमाओं में सबसे पहले सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है। दूसरी जो सांख्यिकी की सीमा है, सांख्यिकी के निष्कर्ष जो हैं औसत रूप में सत्य होते हैं। तीसरी हमारी जो सीमा है, सांख्यिकी का प्रयोग योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। चौथी बात, प्रमाणिक निष्कर्षों का अभाव होता है। समंकों में एक रूपता होना आवश्यक है। सांख्यिकी विधियों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है और भ्रमपूर्ण निष्कर्ष। तो ये सीमाएं हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद इधर हमने लिखा है सांख्यिकी का महत्व। तो सांख्यिकी का महत्व, एक तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व, तो अर्थशास्त्र के पांचों विभाग, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इसमें आप सांख्यिकी के महत्व को समझेंगे। और साथ ही अन्य क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में, आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व और शासकीय प्रबंध में सांख्यिकी का महत्व। चलिए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सभी को स्पष्ट करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है? चलिए बच्चों, फिर से आइए देखिए। अब हम सांख्यिकी के चरण या कार्यों की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है सांख्यिकी में,
समंकों का संग्रहण करना, इकट्ठा करना समंकों को, ठीक है। जो सांख्यिकी समंक होते हैं, अंक, संख्याएं, तो इनको जो है संग्रहित करना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं समंक। एक होते हैं प्राथमिक समंक और दूसरे होते हैं द्वितीयक समंक, यानी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राथमिक जो समंक होते हैं वो अनुसंधानकर्ता को स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा एकत्रित करना होता है। आप ये समझ लीजिए कि सांख्यिकी समंक अनेक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। कोई सामाजिक विषय पे रिसर्च करता है ना, जैसे कोई समाज सुधारक है, वो जानना, मतलब वो समाज के बारे में जानना चाहता है, किसी समाज के बारे में जानना चाहता है, तो उस समाज से संबंधित उसको आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, विविध विषयों में पीएचडी जो करते हैं, डॉक्टरेट जो करते हैं, वो अनुसंधान करते हैं। सरकार भी कराती है, राज्य सरकारें करती हैं, सभी मतलब व्यक्ति भी करते हैं और सरकारें भी करती हैं। आंकड़ों का संग्रहण अनेक उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। अभी जो हमने बताया आपको प्राथमिक समंकों को संग्रहित करने के लिए अनेक विधियां हैं और प्रत्येक विधि का अपना अलग महत्व है। यदि कोई सीमित क्षेत्र होता है तो उस सीमित क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता स्वयं जाके वहां पे समंक संग्रह कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र बड़ा होता चला जाएगा, एक व्यक्ति को उसकी बात नहीं रह जाएगी, वो नहीं कर पाएगा उसको। जैसे हमने किसी व्यक्ति से आंकड़े लेने हैं, उसके बारे में जो भी हमने पूछना है, उसका बहुत सारी बातें होती है। तो एक सीमित क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में तो हम जाके पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कहें कि साहब ब्लॉक स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या राज्य स्तर पर, तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा, है ना। तो प्रत्यक्ष अनुसंधान हम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो आंकड़ों को संग्रहित करने की जो हमारी विधियाँ हैं, उनका तो हम अध्ययन करेंगे। आंकड़े संग्रहण की विधियाँ, उसमें आपको स्पष्ट रूप से, व्यापक रूप से बताएंगे। तो समंकों का जो संग्रहण है, सबसे पहली बात होती है, यानी कि अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार हमको समंकों का संग्रहण करना होता है। तथ्यों का, आंकड़ों का, जो भी आप कहें, तो उनका संग्रहण करना होता है। जब आंकड़ों को हम संग्रहित करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो इकाइयां हैं, मापक इकाइयां, वो सजातीय होनी चाहिए, ठीक है। तो आंकड़ों का संग्रहण, जैसे मैं कहूं कि कक्षा 11 के बच्चों का मैं एक अनुसंधान करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे की औसत आयु क्या है हमारी क्लास में, यानी कि, या उनका भार क्या है, उनकी लंबाई क्या है, और लंबाई का औसत या भार का औसत या आयु का औसत निकालना, तो मुझे आप सब बच्चों के ये सारे समंक चाहिए। सबके बारे में मालूम करना पड़ेगा, कौन कितनी एज का है। बहुत से बच्चे 14 साल के होंगे, कौन कुछ 15 साल के होंगे, कुछ 16, समझ गए ना। हो सकता है कोई ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब वजन की बात करें, किसी का 36 किलो, किसी का 40, किसी का 42, किसी का 55 किलो वजन होगा, तो भिन्न भिन्न वजन होंगे। तो आंकड़े आपसे मैं एकत्रित करूंगा, फिर मैं आंकड़ों के अनुसार जो है, जो भी मेरा उद्देश्य है,
उसको प्राप्त करने के लिए मैं उसी तरीके से उस पर कहिए उन आंकड़ों का संग्रहण करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करूंगा। तो आंकड़ों का संग्रहण जो है हमें करना है तो व्यक्तिगत इकाइयों के पास जाके स्वयं करें, या संवाददाताओं से सूचना लें, या पत्रावली के माध्यम से हम आंकड़ों का संग्रहण करें। अगर प्राथमिक आंकड़े अगर हमने देखना है ना कि हमें जो है कितनी शुद्धता चाहिए आंकड़ों में, अगर भाई कहिए कि 100% शुद्धता चाहिए तो स्वयं जानना पड़ेगा, स्वयं देखना पड़ेगा, स्वयं सबसे पूछना पड़ेगा। अब जैसे मैं आप सबसे अलग अलग पूछूं कि आपकी आयु कितनी है, आपकी आयु कितनी है, आपकी आयु कितनी है, तो आप मुझे जवाब देंगे, और जो मैं आपसे सुन रहा हूं, जो मुझे आप बता रहे हैं, तो उसमें तो सत्यता है ना। लेकिन शुद्धता का स्तर कितना चाहिए? 100%, ये थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। अगर हम संवाददाताओं से सूचना लेते हैं, किसी व्यक्ति से हम जाके पूछते हैं, औरों के बारे में सूचना लेते हैं, तो उसमें वो व्यक्ति थोड़ा किसी को कम बताएगा, किसी को ज़्यादा बताएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो शुद्धता को भी देखना होता है। समय आपके पास कितना है, इसको भी देखना है। परिश्रम और धन प्रत्यक्ष अनुसंधान में ज़्यादा लगता है ना, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, संवाददाताओं द्वारा सूचना, जानकार व्यक्ति के द्वारा जाके आप बैठ जाइए उसके पास में, उससे पूछ लीजिए सारी बातें। अब वो क्या सही बता रहा है, क्या गलत बता रहा है, तो उसकी वो जाने, ठीक है ना। बड़े बड़े क्षेत्र में अनुसंधान करने का मतलब यह है कि आप प्रश्नावली के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। आप व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं इसके लिए। अभी केंद्र सरकार है, जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित कराती है, ठीक है। तो यानी कि पूरे राष्ट्र भर में आंकड़े संग्रहित कराए जाते हैं। बहुत बड़ा काम है, इसको केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकारें कर सकती हैं, अन्य कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता इस कार्य को, ठीक है ना। तो सबसे पहले अनुसंधान की प्रकृति और उद्देश्य को ध्यान में रख के हम समंकों का संग्रहण करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है, यानी जो समंक हमने एकत्रित किए हैं उनका सारणीयन करना, वर्गीकरण करना। आंकड़ों को उनके कई सजातीयता के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनकी क्वांटिटी के आधार पर, ठीक है, जब हम विविध वर्गों में सजोते हैं तो ये आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपके आयु के आंकड़े आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी क्लास में 68 बच्चे हैं, और 68 जब बच्चों से मैं पूछूंगा कि भाई भिन्न भिन्न बच्चों से रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 कि आपकी आयु कितनी है, आयु कितनी है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझको जवाब देते रहेंगे, मैं लिखता रहूँगा। देखिए मतलब किसी ने मुझको कहा कि 16 वर्ष, किसी ने कहा 15 वर्ष, किसी ने कहा 14 वर्ष, किसी ने कहा 17 वर्ष, किसी ने बोला 16 वर्ष, किसी ने कहा 15 वर्ष, किसी ने कहा 14 वर्ष, किसी ने कहा 13 वर्ष, ठीक है ना। ऐसी कोई 18 साल का भी होगा, तो 17, 15, 16, 18 इस तरीके से 68 आंकड़े मेरे पास में उपलब्ध हो जाएंगे मुझको। और जब ये आंकड़े मुझको मिल जाएंगे तो मैं इन आंकड़ों को आयु वर्ग में रखते हुए, जैसे 14 साल वाले, 15 साल वाले, 16 साल वाले, 17 साल वाले, 18 साल वाले, अब इनको मैं जो है वर्गीकृत कर रहा हूँ। तो ये देखिए पहला 16 है तो 16 में एक मैंने टेलीचिन लगा दिया, फिर 15 है तो 15 में एक टेलीचिन लगा दिया, फिर 14 है तो 14 में एक टेलीचिन लगा दिया। ये टेलीचिन का लाइट देखिए, आगे देखिए क्या हो रहा है, 17 ये 16 में लगा दिया, दूसरा टेलीचिन लग गया। अब इस तरीके से हम टेलीचिन लगाते चले जाएंगे। इस तरीके से आप 68 हैं, ठीक है ना, 4 लग गए तो 5वां हम इस तरीके से टेलीचिन लगाते हैं, ठीक है।
आपकी बात समझ में आ रही होगी। अभी हमने शुरू से देखना है फिर से। 14 वाला ये देखिए, 16 वाला एक लगाया, फिर 15 में लगाया, फिर 14 में लगाया, फिर 17 में लगाया, फिर 16 में लगाया, फिर 15 में लगाना है, फिर 14 में लगाना है, फिर 13। तो 13 भी है भाई, ऊपर 13 लिखना पड़ेगा, तो 13 में भी एक चिन्ह लग गया। इसी प्रकार 18 में एक, 17 में फिर एक, 15 में फिर एक, 16 में फिर एक। इस तरीके से मैंने टैली चिन्ह लगा लिए। अभी आप 68 हैं तो यहाँ पर 68 टैली चिन्ह लगेंगे। ध्यान दीजिए इस बात पे, यहाँ 68 आंकड़े होंगे हमारे पास में। 68 आंकड़ों को हम इस तरीके से, अब जब 68 आंकड़े के टैली चिन्ह हम लगा लेंगे तो उनकी आवृत्ति को इस तरीके से लिख देंगे। आवृत्ति या छात्रों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे 13 वर्ष का एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। और ये टोटल कितने हो गए, यानी 3, 9 और 12। ये आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आंकड़े भी 12 और ये टैली चिन्ह के द्वारा आवृत्ति भी 12। ये आयु वर्ग हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये टैली चिन्ह है। तो इस तरीके से आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है उनके गुणों के आधार पर। मात्रा यानी जो उनकी मात्रात्मक है, ठीक है। अब आपके तो हम आयु के आंकड़े पूछ रहे, तो ये वर्षों में है। अगर वजन के पूछते तो किलो में होते। तो इस प्रकार से आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करते हैं आंकड़ों को वर्गीकरण। जब आंकड़ों का हम सारणीयन कर लेते हैं, उनको सारणी में लगा लेते हैं, तो जैसे ये आंकड़े हैं, अभी तो 68 होंगे यहाँ पे। अगर मैं आपसे इन आंकड़ों के आधार पर पूछता, 68 आंकड़े यहाँ लिखे हुए हैं, इस तालिका को मत देखिए, यहाँ लिखे हुए आंकड़ों को देखिए। 68 आंकड़े यहाँ लिखे हुए हैं। तो 68 आंकड़ों में से मैं आपसे पूछता, कुछ 16 का, कुछ 15 का, कुछ 16 का, कुछ 14 का, कुछ 18 का, कोई है ना। तो भिन्न भिन्न, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 68 है यहाँ पे, आप कल्पना कर लीजिए कि 68 आंकड़े यहाँ लिखे हुए हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए अच्छा 16 वर्ष के कितने। तो आप तो गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे और एकदम मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं सारणी के रूप में, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, ये आंकड़े जो लिखे हैं, इन्हीं आंकड़ों में से पूछ रहा हूँ कि 13 वर्ष के कितने, तो आप सीधे बता देंगे कि 1। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 17 वर्ष के कितने हैं, 2। 16 वर्ष के कितने हैं, 3। 18 वर्ष के कितने हैं, 1। अब चूंकि 68 है ना, तो 68 बच्चों के जब इस प्रकार से वर्गीकरण हो जाएंगे तो मुझे तब ये मालूम पड़ जाएगा कि 16 वर्ष के कितने, 15 वर्ष के कितने, 14 वर्ष के कितने, 17 वर्ष के कितने, 18 वर्ष के कितने। तो आंकड़ों को वर्गीकृत करने से हम यानी कि आंकड़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो सारणीयन करते हैं आंकड़ों को। जब हम सारणीयन कर लेते हैं तो उसके बाद हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन करना है तो एक चित्र बनाना है। वो चित्र या तो रेखा चित्र, बिंदु रेखीय प्रदर्शन होता है ना, दंड आलेख होते हैं और पाई चित्र होते हैं। दंड आलेख जो हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे सरल दंड चित्र, बहुदंड चित्र, प्रतिशत यानी कि अंत विभक्त दंड चित्र, प्रतिशत अंत विभक्त दंड चित्र, है ना। तो अनेक प्रकार के होते हैं, ये भी आपको सीखना है। जब आंकड़ों को हम प्रदर्शित करते हैं बिंदु रेखीय चित्र में या दंड आलेख के रूप में, तो उनको समझना बहुत सरल हो जाता है। जो आंकड़े होते हैं वो एकदम समझ में नहीं आते, और इतने सारे आंकड़ों को याद भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन जो आलेख होता है, उस आलेख को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। वो
तथ्य को रोचक बना देते हैं, है ना। तो चित्रों की जो विशेषता है, रेखा चित्रों की जो विशेषता है, वो आपको जब हम आंकड़ों का प्रदर्शन करना सिखाएंगे या प्रस्तुतिकरण करना सिखाएंगे तो उस समय आपको बहुत अच्छे करके समझ में आ जाएगा। और आंकड़ों का प्रदर्शन जब होता है, देखिए आप देखिए क्रिकेट देखते हैं, आप सब बच्चे क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में जब दो देश या दो टीमें आपस में क्रिकेट खेल रही होती हैं, तो शायद आपने जरूर देखा होगा कि जैसे भारत और इंग्लैंड है, उनके मध्य मैच हो रहा है, ठीक है। अब जब मैच हो रहा है तो बिंदु रेखी प्रदर्शन में वहां पे बिंदु रेखी भी होता है, दंड आलेख भी बनाते हैं वो लोग, और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और आप उसको देखते हैं, आपने देखा होगा, और आप एकदम समझते चले जाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, यानी कि कौन टीम ऊपर है, कौन नीचे है ना, कितने ओवर पहले कौन ऊपर था, कितने ओवर पहले कौन नीचे था, ये सब आपको दिखाई दे जाता है। कौन सी बॉल पर, कौन से ओवर की कौन सी बॉल पर किसका विकेट गिरा है, किस ओवर में कितने रन बने हैं, ये सब एक आलेख के द्वारा आपको वहाँ पे दिखाई देता रहता है। देखिए यहाँ मैं केवल एक थोड़ा सा बताने समझाने के दृष्टिकोण से इसको बना रहा हूँ। ये ओ एक्स अक्ष है, इस पे हमने ओवर लिख दिया, ओवर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया रन, ठीक है। अब देखिए 5 ओवर, 10, 15, 20, 20 गेम हो गया। अब इसमें क्या है, पहले ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, पांचवा ओवर। अब पहले ओवर में इंडिया बना रहा है रन, तो पहले ओवर में इंडिया ने बनाए कितने, यहाँ पे देखिए कितने भाई, आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, 6, 36, एक ओवर में 36 से तो ज़्यादा बन नहीं सकते रन, या बन सकते हैं। आप तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे, मालूम है, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो मान लीजिए पहला ओवर में इंडिया खेल रही है और उसने 16 रन बनाए, तो ये एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया, ठीक है, पहला ओवर। दूसरे ओवर में 12 रन बने, 10 और 2, 12। तो इस तरीके से हम बिंदु ज्ञात करते चले जाएंगे। तीसरे ओवर में कितने बने, मान लीजिए 21 रन बन गए या 22 रन बन गए, तो तीसरे ओवर का बिंदु। तो इस तरीके से हम इन बिंदुओं को मिलाते चले जाएंगे, और ये विविध ओवर में इस तरीके से ये रेखा बनती चली जाएगी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब दूसरी टीम क्या कर रही है, दूसरी टीम ने पहले ओवर में ही, है ना, 4 छक्के लगा दिए, 24 रन बना दिए। तो ये पहला ओवर है और यहाँ पे ये 24 रन है। दूसरे ओवर में केवल 6 ही रन बना पाए, तो ये वाला आ जाएगा बिंदु, तो इन दोनों को मिलाएंगे, है ना। तीसरे ओवर में मान लो मेडिन हो गया, तो ये इस तरीके से बनेगा, फिर ये तीसरा मेडिन, है ना। फिर चौथे में इस तरीके से। अब ये दिखाना है कि ये दूसरा वक्र किसका है, पहला वक्र किसका है। इस तरीके से बिंदु रेखीय ग्राफ जब बन जाएगा तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन टीम ऊपर रही, कौन टीम नीचे रही, कब किसका विकेट गिरा। तो आंकड़ों के प्रदर्शन से आप आंकड़ों की प्रवृत्ति को बहुत अच्छे करके समझ सकते हैं, तथ्य रोचक बन जाते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं, तुलना करने में सहायक बन जाते हैं। ये रेखा चित्रों की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आंकड़ों का जब हम प्रदर्शन करेंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे करके समझ में आ जाएगी। तो देखिए जब आंकड़ों का प्रदर्शन होता है तो मैंने अभी आपको बताया कि उससे हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आंकड़ों का विश्लेषण, अर्थात सांख्यिकी विधियों को अप्लाई किया जाएगा। अब सांख्यिकी विधियां तो अनेक है, कोई एक चैप्टर थोड़ा है। अब आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ तो देखिए समांतर माध्य है, माध्यिका है,
बहुलक है, चतुर्थक विचलन है, चतुर्थक माध्य, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये आप सीखेंगे। यानी प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक। द्वितीय चतुर्थक जो है माध्यिका होती है। तो चतुर्थक ज्ञात करना, परास ज्ञात करना, है ना। तो ये सापेक्ष माप होती है और एक निरपेक्ष माप होती है। तो ये निरपेक्ष माप है जो मैंने बताया। सापेक्ष माप में इनके गुणांक आते हैं। अभी उसके बाद क्या है, एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, जो केंद्र की प्रवृत्ति को मापते हैं। जैसे ये व्रत है तो यहाँ की प्रवृत्ति को मापते हैं। और एक होता है, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, है ना, अपकरण की माप। तो ये परिधि की माप है। अब परिधि की जो माप है, अब आपके बहुत कम है, आपके यहाँ तो बहुत कम है। आपके यहाँ सहसंबंध है, आपके यहाँ सूचकांक है, आपके यहाँ प्रभाव विचलन है, माध्य विचलन है। तो बहुत सारी विधियाँ तो आपको दे रखी है, लेकिन फिर भी चूंकि अभी आप छोटी क्लास में सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके पास में जो सूत्र आएंगे आगे, चाहे वो समांतर माध्य का हो, माध्यिका का हो, या बहुलक का हो, या प्रभाव विचलन ज्ञात करना हो, या माध्य विचलन ज्ञात करना हो, या सूचकांक ज्ञात करना हो, या सहसंबंध का गुणांक ज्ञात करना हो, तो वो कम है, क्योंकि वो आपके कोर्स के अनुसार है। सांख्यिकी में तो विधियों की भरमार है ना। मैं आपको और बताऊं, आप जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे टाइम सीरीज के माध्य, आप पढ़ेंगे हरात्मक माध्य, आप पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य, ठीक है। इसके अलावा इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, लीनियर प्रोग्राम, है ना, प्रोबेबिलिटी वगैरह हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, काइवर्ग परीक्षण है, परीक्षण, जेड परीक्षण, पता नहीं कितने प्रकार के हैं। तो आपको बहुत मजा भी आता है सांख्यिकी पढ़ने में, और सांख्यिकी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको और विधियाँ मिलेंगी। तो हम सांख्यिकी विधियों का जो आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं उन पर प्रयोग करते हैं, और उससे हमें निष्कर्ष प्राप्त करने में आसानी होती है। जब सांख्यिकी विधियों अंकों के ऊपर, है ना, हम प्रयोग करते हैं तो हमें एक ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है जिसको हम कहते हैं भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। अभी जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और प्रति ओवर गेम चलता रहता है और आप देखते रहते हैं, अरे अब जीत जाएंगे क्योंकि अब तो बहुत बहुत निकट आ गए हैं, है ना, होता है ना। क्योंकि वो आप सांख्यिकी देख रहे हैं, आप सांख्यिकी देख रहे हैं, इसलिए आपने अनुमान लगा लिया कि हम जीतेंगे या हारेंगे। बात समझ में आ रही है। तो सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे विविध वर्षों के उत्पादन के आंकड़े हमारे पास हों, गेहूं के उत्पादन के आंकड़े हमारे पास हों, जैसे सन कहिए कि 1981, 1991, है ना, 82, 83, या 1981, 1991, है ना, 2001, 2011, 2021, ठीक है। तो हम 2031 में गेहूं का उत्पादन कितना होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। या क्योंकि 1981 से शुरू किया है हमने, 81, 91, 2001, लेकिन 2005 के आंकड़े हमारे पास नहीं है, तो हम वहाँ अंतर्ग्रहण करके उसका भी अनुमान लगा सकते हैं, ऐसी जनसंख्या के संबंध में, ठीक है, आर्थिक विकास के संबंध में। तो संबंध का विश्लेषण करके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। सांख्यिकी जो है आर्थिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करती है। जब हमारे पास अगर समंक नहीं है तो किसी भी प्रकार का आयोजन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक नीतियां जो बनती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की नीतियां, वो नीतियां जो है कैसे बनती हैं,
समंकों के आधार पर बनती है, ठीक है। और समंक राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सभी तो समंक इकट्ठे कराते हैं, आय के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, व्यय के, उपभोग के, निवेश के, बचत के, ठीक है, दुनिया भर के आंकड़े इकट्ठे होते हैं, उन्हीं के आधार पर सारी योजनाएं बनती हैं, ठीक है। तो आपने सांख्यिकी के विविध चरणों को सीखा। अब आइए सीमाओं की बात करते हैं। सीमाओं की बात करें तो सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, ये सीमा है सांख्यिकी की। कोई एक अकेला अंक सांख्यिकी नहीं कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई किसी एक बच्चे से मैं पूछ रहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, उसने कहा 17 वर्ष। तो ये संख्या है, सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है। मैं भी बहुत सारे बच्चों का आंकड़े लेता हूं, तो वो सांख्यिकी है। उनको तुलनात्मक रूप से हम एक दूसरे से संबंध के रूप में रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी जो है ना, समूह का अध्ययन करती है। सांख्यिकी के निष्कर्ष भी समूह पे लागू होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा गेहूं का ढेर है, ठीक है, अब उसमें से हम निदर्शन कर रहे हैं, है ना, गेहूं को देखेंगे, एक तरीके से उसमें सांख्यिकी ढूंढेंगे, प्रतिदर्श कहलाएगा, ले लिया, देख लिया, और जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं वो समग्र पे लागू हो रहा है। अगर गेहूं बीजा हुआ है, यानी भीगा हुआ है, नमी है गेहूं में, या कीड़ा है, या मिट्टी है, तो वो हमको थोड़ा सा गेहूं देखने पे पता चल जाता है। तो समंक जो है ना, वो समूह की प्रवृत्ति को बताते हैं। समूह पर ही सांख्यिकी निष्कर्ष जो है वो लागू होते हैं, ठीक है, औसत रूप में लागू होते हैं। जैसे कोई भारतीय क्रिकेटर है ना, हमारे भारत रत्न तेंदुलकर जी, अब उनके रनों का औसत मान लीजिए 65 है या 66 है औसत, तो हमने तो कह दिया कि उनके रनों का औसत 66 है। आपने क्या अनुमान लगाया इससे कि उन्होंने केवल 66 ही रन बनाए होंगे? क्या कभी उन्होंने सेंचुरी नहीं लगाई? कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं, उन्होंने सेंचुरी कितनी सेंचुरी लगाई, भाई नाम है उनका, है ना। आप जरा थोड़ा सा गेम्स में रुचि रखें तो ऐसे महान खिलाड़ियों की कितनी सेंचुरियां, कितना रन है, तो उसको भी जरूर याद करिए, हैं। तो ऐसा है कि उन्होंने बहुत सेंचुरियां लगाई। अगर औसत उनका 66 है तो उसका ये मतलब नहीं कि, है ना, तो औसत रूप में सांख्यिकी निष्कर्ष लागू होते हैं। दूसरी बात, सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो योग्य व्यक्ति के द्वारा ही होना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति के द्वारा नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है, अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी घातक हथियार है। अब आप देखो ना, किसी बच्चे को स्टेन गन दे दो तो खराब हो जाएगी बात भाई, ठीक है, वो तो नहीं जानता वो क्या है ना। यही हाल सांख्यिकी का है। सांख्यिकी योग्य व्यक्ति के हाथों में है ना, होनी चाहिए। योग्य व्यक्ति के हाथों में तो घातक हथियार है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूं, सांख्यिकी के प्रति जो है बहुत ज्यादा अविश्वास है, बहुत ज्यादा अविश्वास है। कुछ कहते हैं कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है काला झूठ, दूसरा होता है सफेद झूठ, और तीसरा होता है समंक, सांख्यिकी। और इनकी दुष्टता जो है बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है ना। कोई कह रहा है कुछ झूठ काले होते हैं, कुछ झूठ सफेद होते हैं, कुछ झूठ बहुरंगी होते हैं, और सांख्यिकी
झूठ का इंद्रधनुष है। हाँ? और भी बहुत सारी बातें कही हैं। झूठ का पुलिंदा बताया किसी ने, ठीक है। सांख्यिकी के विषय में ये अविश्वास क्यों? स्वांक कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है। वो काले को सफेद और सफेद को काला सिद्ध कर सकती है। क्योंकि देखिए, ये जो अविश्वास है सांख्यिकी के प्रति, ये मात्र इसलिए है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी गलत निष्कर्ष निकल जाते हैं, गलत निष्कर्ष सामने आ जाते हैं, ठीक है। सांख्यिकी का प्रयोग जो कर रहा है, अगर वो अभिनति का ग्रस्त है, अर्थात वो पक्षपात, उसका जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है, तो निसंदेह कि वो जिसके फेवर में बोलना चाहेगा उसके फेवर में वो समंकों को मोड़ देगा। आप देखते हो ना, आजकल आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अभी क्या हाल था दिल्ली में, अभी भी चल रहा है। सरकार किसानों के पक्ष में काम कर रही है, सरकार कह रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में काम नहीं कर रहे, तो दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? वो भी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। आंकड़ों का खेल है ना। विपक्ष वगैरह हमेशा तो मतलब अभिनीति से प्रेरित हो सकता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। अगर अभिनीति से प्रेरित है, पक्षपात रहित व्यवहार नहीं है उसका, तो निश्चित है कि जो दोषपूर्ण रिजल्ट उत्पन्न होंगे। प्रमाणित निष्कर्षों का अभाव रहता है सांख्यिकी में, यही बात मैं अभी आपको समझा भी रहा था, ठीक है, कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है ना। W.I. किंग है, उसने कहा है कि सांख्यिकी गीली मिट्टी के तरह है, आप उससे भगवान बना लो या शैतान बना लो। क्या कहा? W.I. किंग, उन्होंने कहा है सांख्यिकी गीली मिट्टी की तरह है, आप उससे या तो भगवान बना लीजिए या शैतान बना लीजिए। अब वो तो भाई जो पक्षपात करेगा, अगर सांख्यिकी सीमाओं का ध्यान नहीं रखेगा तो निश्चित आंकड़े जो है भ्रम पैदा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आंकड़े बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन उनके प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से करते हैं लोग कि वो भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सांख्यिकी का प्रयोग योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही होना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी घातक हथियार है। समंकों में एक रूपता होना आवश्यक है। देखिए, ऐसा ना करिए कि आप एक भार को ले रहे हैं, भार तो आपने केजी में ले लिया। मैंने पूछा, रवि तुम्हारा भार कितना है? उसने कहा 40 केजी। अब मैं दूसरे बच्चे से पूछ रहा हूं, है ना, रमन तुम्हारा भार कितना है? तो वो क्या मुझको जवाब दे रहा है? 120 पाउंड। अब ये दोनों इकाई वजन की हैं, लेकिन भिन्न भिन्न है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इन इकाइयों में एक रूपता होनी चाहिए। एक तरफ तो हम डॉलर में माप रहे हैं और एक तरफ रुपए में माप रहे हैं, ऐसे तो गलत हो जाएगा, है ना। ये हम कह रहे हैं, एक रूपता होनी चाहिए। सांख्यिकी विधियों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जो भी सांख्यिकी का प्रयोग कर रहा है ना, उसे सांख्यिकी नियमों का अर्थात विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। और भ्रमपूर्ण निष्कर्ष, अब जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, ठीक है। ए व्यक्ति को पहले वर्ष में 8,000 रुपए का लाभ हो रहा, दूसरे व्यक्ति को पहले वर्ष में 4,000 रुपए का लाभ हो रहा है, इसको सेकंड वर्ष में 6,000 का लाभ हो रहा है,
इसको सेकंड वर्ष में 6,000 का लाभ हो रहा है। अब इसको थर्ड वर्ष में 4,000 का लाभ हो रहा है और इधर थर्ड वर्ष में इसको 8,000 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब दोनों का कुल लाभ कितना है तो देखिए 18,000 रुपए इसको लाभ है और 18,000 रुपए बी को लाभ है। ये इनका कुल लाभ है। अब औसत लाभ निकालना है तो उसके लिए सूत्र तो हम आपको बाद में बताएंगे, एवरेज निकालने का, औसत निकालने का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख के थोड़ा सा जरूर दिखा देते हैं। जैसे हम समांतर माध्य को एक्स बार कहते हैं और इसको सिग्मा एक्स बटे एन, ये सूत्र हम प्रयोग करते हैं। सिग्मा एक्स जो है ये टोटल योग और एन वर्षों की संख्या, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18,000 बटे 3, इससे 1 6 18 यानी 6,000 रुपए समांतर माध्य यानी एक्स बार का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी औसत कितना है एक्स बार 6,000 और इसका भी एक्स बार कितना है 6,000। तो निष्कर्ष क्या निकाले कि दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक जैसा लाभ ग्रहण कर रही हैं, दोनों का औसत समान है। अगर हम ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं तो ये भ्रमपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए, ये इस कंपनी का यानी इस व्यक्ति का मुनाफा निरंतर कम होता जा रहा है, इसका लाभ घटता जा रहा है, और जबकि बी व्यक्ति का लाभ बढ़ रहा है, ए व्यक्ति का लाभ घट रहा है। तो ये भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकल सकता है। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी के महत्व की। तो सांख्यिकी का महत्व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और अन्य कई क्षेत्रों में सांख्यिकी का क्या महत्व है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं। सबसे पहले है उपभोग, फिर है उत्पादन, फिर विनिमय, फिर वितरण और लास्ट में राजस्व। तो ये पांचों ही विभाग अर्थशास्त्र के, इन पांचों ही विभाग में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1696 में सर विलियम पेंटी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था राजनीतिक गणित, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स, है ना। ये जो पुस्तक है इसने सांख्यिकी के महत्व को यही से बढ़ाया। उन्होंने इसमें शुरू में बता दिया, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मैं प्रोफेसर मार्शल की बात करूं, प्रोफेसर मार्शल ने कहा, क्या कहा कि सांख्यिकी उन तीनों के समान है जिन्हें अन्य अर्थशास्त्रों की भांति मुझे भी ईंट बनाने के लिए जाना पड़ता है। मार्शल ने बहुत पहले सांख्यिकी के महत्व को समझ लिया था। तो सांख्यिकी का जो महत्व उपभोग के क्षेत्र में है, उपभोग के क्षेत्र में उपभोग प्रवृत्ति है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब देखिए ना कि एक विकासशील राष्ट्र होता है, अगर औसत उपभोग प्रवृत्ति को जानना है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को जानना है, तो उसके लिए तो आंकड़े चाहिए, तथ्य चाहिए, समझ चाहिए। ठीक है, उपभोग के आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोग पर ही उत्पादन निर्भर करता है। जितने उपभोग होगा उतने ही उत्पादन करने का प्रयास किया जाएगा, और यदि उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो गया तो पता नहीं कितनी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। तो आंकड़े जरूरी है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये तो इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे, अभी तो 10+1 है ना। तो जब आप 12 में आएंगे तब आप सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। लेकिन संक्षेप में मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति
आय और उपभोग का अनुपात कहलाती है। जब आय के आंकड़े और उपभोग के आंकड़े आपके पास होंगे तभी निकाल पाएंगे। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को कहते हैं। आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, ये जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जब आंकड़े नहीं होंगे तो कहाँ से निकालोगे। और एक विकासशील राष्ट्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत ऊंची होती है, इसलिए वहाँ पे बचतें कम होती हैं, इसलिए वहाँ पे निवेश कम होता है, इसलिए वहाँ पे उत्पादन। तो ये तो बहुत ही लंबा टॉपिक है भाई। उपभोग के क्षेत्र में सांख्यिकी का बहुत बड़ा महत्व है ना। चलिए देखिए, उपभोग को घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है तो सरकार जाने। अब सरकार अगर चाहती है किसी वस्तु का उपभोग हतोत्साहित तो वो तो पहले तो ये देखना चाहेगी ना कि इस पर लोग उपभोग में व्यय कितना कर रहे हैं। ठीक है ना, आंकड़े एकत्रित करें। एक समाज सुधारक का उद्देश्य क्या होता है, समाज में सुधार लाना। अब ये नशाबंदी जो शराब है, ये शराब तो सेवन करना इसका तो घातक है ना। तो आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं। उपभोग के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र में मांग और पूर्ति, आयात और निर्यात, इनके आंकड़े है ना। उत्पादन लागतों से संबंधित आंकड़े, अगर लागत का नहीं मालूम लाभ क्या कमाएंगे। एक यानी वस्तु का मूल्य जो है, कोई कह रहा है कि उपयोगिता पे निर्भर करता है, कोई कह रहा है कि उत्पादन लागत पे निर्भर करता है ना। तो मांग और पूर्ति दोनों का ही महत्व है मूल्य निर्धारण में। तो विनिमय के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा महत्व है। वितरण के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में तो पूरा राष्ट्रीय आय, प्रत्येक राष्ट्रीय यानी कि प्रत्येक राष्ट्र, आज का प्रत्येक सभ्य देश उत्पादन के आंकड़े एकत्रित कराते हैं, प्रकाशित कराते हैं, है ना। तब उनकी राष्ट्रीय आय का ज्ञान होता है ना। बढ़ रही है, घट रही है, कैसी है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। यही बात आगे चलेंगे तो यहाँ पे राजस्व के यानी कि वितरण के क्षेत्र में जो है उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। ठीक है, संगठन भी बीच में है। तो पांचों साधनों को जो पुरस्कार मिलता है उसका योग कर लीजिए, राष्ट्रीय आ जाएगा साधन लागत, समझ गए ना। तो उसके आंकड़े यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी। वितरण के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में जो आपका बजट बनता है वो तो एक तरीके से सांख्यिकीय पत्र है, बजट है ना। आय यानी आय और कर का निर्धारण, करों का निर्धारण, वो सब राजस्व के क्षेत्र में उसका महत्व है। सरकार की आय और व्यय के आंकड़े, अब सरकार को जब आय का नहीं मालूम होगा, आय के आंकड़े उसके पास नहीं होंगे तो व्यय के आंकड़े कहाँ से दिखाएगी। शिक्षा पे कितना खर्च करना है, चिकित्सा पे कितना खर्च करना है, सुरक्षा पे कितना खर्च करना है, सड़कों पे, पुलों पर, बांधों पर, है ना, बिजली पर, अन्य बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो आपकी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि सांख्यिकी का जो आज प्रयोग है वो सार्वभौमिक है। कैसा है? सार्वभौमिक। नीचे देखिए, अन्य क्षेत्रों में उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, प्रत्येक उद्योगपति आंकड़े रखता है। आजकल तो शेयर बाजार है, शेयर बाजार के आधार जो शेयर खरीदते हैं लोग, उनके पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर कि शेयर गिरेगा, बढ़ेगा, उसी के आधार पर खरीदारी होती है। ठीक है, आर्थिक नियोजन में तो सांख्यिकी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना। किसी भी प्रकार का आयोजन में यदि आपके पास सांख्यिकी आंकड़े नहीं है, या ये कहें कोई भी आयोजन सांख्यिकी के बिना पतवार रहित और दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की तरह है। समझ में आ गया होगा। तो मतलब आर्थिक नियोजन के लिए सांख्यिकी समंकों का होना बहुत आवश्यक है।
और शासकीय प्रबंध, अभी देखिए ना, मुद्रक संबंधी आंकड़े हैं, है ना, वो आयात निर्यात, विनिमय से यानी विनिमय दरों को बनाए रखना है तो विदेशी मुद्रा भंडार, इन सब के आंकड़े, है ना, होने जरूरी है। तो शासकीय प्रबंध में आंकड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। आंकड़ों के आधार पर ही शासकीय प्रबंध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी क्षेत्र, है ना, आज जीवन के मतलब ये कहेंगे कि मानवीय क्रियाओं के, है ना, प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व है। सांख्यिकी जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करती है और मैं ये कहूँगा कि आज सांख्यिकी का सार्वभौमिक प्रयोग हो रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, है ना, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, ठीक है, हर जगह सांख्यिकी का प्रयोग है। आज सांख्यिकी का महत्व तो बहुत अधिक है। अगर सांख्यिकी आंकड़े नहीं हो तो बहुत सारी बातें गड़बड़ा जाएंगी। सांख्यिकी बहुत आवश्यक है और जीवन के प्रति स्पर्श करती है। तो आपके समझ में ये आ गया होगा आज का ये पूरा टॉपिक, है ना। हो सकता है कि इसमें आवाज़ कम आ रही हो, फिर भी मैंने कोशिश की है और चूँकि थकान भी हो गई है, थोड़ा से ऊर्जा की कमी महसूस कर रहा हूँ, तो देखते हैं। ठीक है, नमस्कार।